हेलो। तो क्या एसआरएच जो थी घोड़े पे सवार कर पाएगी पलटवार या फिर सीएसके की होगी वापसी एक बार फिर से? इन्हीं सब सवालों को लेकर हम आ गए हैं आपके साथ फिर से इस प्रीव्यू शो में, जो कि हम करने वाले हैं मैच नंबर 18 एसआरएच वर्सेस सीएसके, जो होगा उप्पल यानी हैदराबाद में। वेलकम चंद्रेश सर। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक धमाकेदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दो बैलेंस टीम्स हैं। और मैं ज़्यादा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि क्या उमरान मलिक को हैदराबाद उतारते, और अगर उमरान मलिक को उतारा तो मयंक यादव को किस तरह से जवाब देते हैं। बिल्कुल, अब ऐसा लग रहा है आईपीएल में एक फाइट सी हो गई है, मयंक यादव, उमरान मलिक। बट ठीक है, मयंक यादव ने जो करके दिखाया 2 मैच में 2, वो अलग लेवल पर वो पहुँच गए। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं इस मैच से। सबसे पहले बात करते हैं स्टेडियम के बारे में, पिच से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर टीम ने टॉस जीता तो वो क्या करना पसंद करेगी पहले? देखिए, पिछले बार जो मुकाबला हुआ था इसी मैदान पर, तब आपको पता ही है क्या किया था हैदराबाद ने। तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अगर आप हैदराबाद में खेल रहे हैं तो आपको पहली चीज ये करनी है कि टॉस जीतो, यहाँ वहां मत देखो, सीधे बल्लेबाजी करने का फैसला करो और ढेरों रन बटोर लो। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि हमने देखा आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर एसआरएच के बल्लेबाजों ने खड़ा किया। तो चलिए इसी नोट पर शुरुआत करते हैं हम एसआरएच की तरफ से ही। तो पूरी बैटिंग सेटल नज़र आ रही है, क्लासन क्या प्लेयर है टी20 के, मुझे तो मज़ा आ जाता है उनको देखकर। लेकिन अगर मैं प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस की बात करूँ, तो सर आपको क्या लगता है मयंक अग्रवाल एक थोड़ी-सी मिसिंग लिंक मुझे नज़र आती है। राहुल त्रिपाठी को क्या मौका मिल सकता है कल, या फिर इसके अलावा हम कुछ और बदलाव देख सकते हैं? देखिए, मैं मयंक अग्रवाल एक एक मिसिंग लिंक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं चाहता हूं कि ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपन करें और राहुल त्रिपाठी आ जाए टीम में। और दूसरा बदलाव जो मैं देखना चाहता हूं वो है एडन मार्करम के जगह ग्लेन फिलिप्स। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से ग्लेन फिलिप्स इस वक्त एक खतरनाक खिलाड़ी बन सकते हैं। एडन मार्करम भी एक खतरनाक खिलाड़ी है, पिछले साल कप्तान थे हैदराबाद के। तो मैं देखना चाहता हूँ उनको वहां पे, ग्लेन फिलिप्स को वहां पे देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही उम्दा फील्डर है। बॉलिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। अब मैदान पे आप जहां फिट करा दो वो चीज कर सकते हो। उसी तरह ट्रेविस हेड भी उसी तरह के खिलाड़ी है। तो मैं ये दो बदलाव तो जरूर देखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ किसी तरह वो उमरान मलिक को इस मुकाबले में उतारे, क्योंकि मुझे लगता है कि उमरान मलिक एक छोट काया हुआ शेर जैसा है। उसे अब प्रूव करना होगा कि वो जो मयंक यादव ने किया, वो उसी लेवल पर, उसी तरजीह पर बॉलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने इन 2 बदलावों की बात करी, पर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले मैच में टी नटराजन थोड़ा चोट से अगेन जूझ रहे थे, तो शायद अगर वो फिट होंगे तो इस मैच में वापसी करेंगे। और हमने देखा है कि टी नटराजन एक मंझे हुए खिलाड़ी है, उनकी यॉर्कर्स एकदम पॉइंट पे होती है हमेशा। हाल उन्होंने डेब्यू किया सारी सीरीज़ में, बट उनको वापस इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन हैदराबाद के लिए हमेशा जब भी आईपीएल से आईपीएल में आते, अच्छा ही प्रदर्शन करते हैं। तो आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल आप सही करें, पर मेरे ख्याल से वो अभी तक चोट से उभरे नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है उसके बारे में। और अगर वो उभरे नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से वो जयदेव उनडकट ने लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर ठीक ही किया अभी तक। अगर जयदेव उनडकट, अगर नटराजन पूरी तरह से फिट नहीं है तो। बिल्कुल, और आपने बात करी सर ग्लेन फिलिप्स और एडम मार्करम की, इस पे थोड़ी-सी और चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ग्लेन फिलिप्स डेफिनिटली, जब एसआरएच ने उनके फॉरेनर प्लेयर्स को पिक किया था, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि इतने अच्छे प्लेयर हैं, आप किसको बिठाएँगे और किसको खिलाएँगे? इतनी शानदार उनकी चॉइसेस थी। और ग्लेन फिलिप्स जैसा प्लेयर मतलब बाहर बिठाना इज़ अ क्राइम। अगर वो किसी और टीम में होते तो पहली प्लेइंग 11 में पहला अपना नाम पाते। लेकिन एडम मार्करम थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि वो, उनमें वो भी काबिलियत है कि वो पारी को सँभाले और सँभालते हुए चले। और वो जो ग्लेन फिलिप्स है, वो जनरली हमने देखा है फिनिशिंग रोल में काफ़ी बहुत ही अच्छा करते हैं। उसके लिए क्लासन उनके पास मौजूद है, तो शायद उसके पीछे क्या वो थॉट प्रोसेस हो सकती है कि एडम मार्करम को उनके पहले मौका दिया जा रहा है? हो सकता है, हो सकता है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल हो सकता है। और ये बात जो है वो जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि वो उनके पास एक बहुत बड़ा विकल्प है मेरे ख्याल से, जो हैदराबाद के पास जो ग्लेन फिलिप्स का विकल्प है। और वो उसको उतार सकते हैं बीच में। और एडन मार्करम की जहां तक बात है, अगर आप राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा ऊपर आ जाते हैं
तो फिर आप एडन जो ग्लेन फिलिप्स है उसको बीच में फिट करा सकते हैं। और जो ग्लेन फिलिप्स और हेनरिक क्लासन की जो जोड़ी होगी वो एक धुआंधार, एक जबरदस्त जोड़ी होगी, और उसके बाद अब्दुल समद भी आएंगे, तो एक अच्छा फिनिश होगा मेरे ख्याल से वहां पर हैदराबाद के लिए। और ये दिस विल स्टैंड देम इन गुड स्टैंड मेरे हिसाब से इस मुकाबले में और आने वाले मुकाबलों में इस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है कि कितनी खतरनाक साइड है हैदराबाद वन। वो बोलते हैं ना कि अगर किसी दिन चलेगी तो आपको 250-300 का स्कोर तो आराम से चेज भी होता हुआ और बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक और बात मैं वो कहना चाहूंगी कि हम बात करें अभिषेक शर्मा की। आई थिंक अभिषेक शर्मा सिर्फ एक ऐसे खिलाड़ी है जो जिन्होंने राशिद खान को जिस तरीके से डोमिनेट किया है, शायद ही इस पूरे आईपीएल में किसी ने किया होगा। वो हमने पिछले मैच में भी देखा, वो हमने अभी भी देखा। और हम जैसे जानते हैं कि सीएसके की ताकत रही है उनकी स्पिन गेंदबाजी। तो सर आपको लगता है कि जब उनके स्पिनर्स आएंगे, जड्डू आएंगे, जब तीक्ष सॉरी और उनके और प्लेयर आएंगे, तो फिर से हम अभिषेक शर्मा को वो डोमिनेट करते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, और इसका मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण यह है वैशाली जी कि अभिषेक शर्मा फॉर्म में चल रहे हैं। मतलब पूरे सीजन में वो पंजाब के लिए भी अच्छे फॉर्म में थे, और वो कंसिस्टेंटली खेलते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो जनवरी के महीने में छुट्टी लेके घर पे बैठ गए जैसे काफी लोग करते हैं आजकल इंडियन क्रिकेट में। तो वो जो है मेरे ख्याल से वो कंसिस्टेंटली जो फॉर्म में रहे हैं और रन बनाते हुए आ रहे हैं, वो उनको इज दैट इज स्टैंडिंग हिम इन गुड स्टेड इन माय व्यू। और इसीलिए मुझे लगता है कि ही विल डू वेल। और वो अब आई थिंक वो टीम का कल्चर अभी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर हैदराबाद का, कि आप जो है अपने आप को जाके एक्सप्रेस कीजिए बिंदास के लिए। और वो कल्चर मुझे नजर आ रहा है, और ये सीधे ऊपर से आ रहा है, कप्तान से आ रहा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आई थिंक दैट ही विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। बिल्कुल, और थोड़ी सी बॉलिंग पे चर्चा कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा, अगर आपको नहीं पता हो दर्शकों, तो हम बता दें कि वो बॉलिंग भी करना जानते हैं और काफी अच्छी, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कभी कभी ओपन भी करते हैं बॉलिंग के साथ भी। तो वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, पैट कमिंस ने अच्छा किया। भुवी को अभी फायर करना बाकी है, लेकिन उन्होंने स्पेल्स अच्छी डाली है, हमेशा से किफायती साबित होते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनका फायरिंग बचा हुआ है कि वो 2 विकेट 3 विकेट स्विंगिंग डिलीवरी और पहली बॉल पे बोल्ड जो हम हमेशा भुवी से देखते हैं, वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो आपको बॉलिंग के क्या विचार है आपका एसआरएच की? आई थिंक एसआरएच के लिए उनकी कमजोर खड़ी उनकी स्पिन बॉलिंग है मेरे हिसाब से। और शाहबाज अहमद का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया है कप्तान ने। और मयंक मार्कंडे ठीक है, वो मतलब उस हाइट पर नहीं पहुंचे जिस हाइट पे कुछ साल पहले पहुंचे थे, अगर आपको याद हो, जब वो इंडिया तक में बिल्कुल। पिक हो गए थे। और आई थिंक दैट या स्पिन बॉलिंग उनकी एक कमजोर कड़ी है। पर उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं तेज गेंदबाजों में। खुद कप्तान है, आपने भुवी की बात की, वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छे विकल्प हैं, आपने अभिषेक शर्मा की बात की, वो भी एक अच्छे विकल्प है। वनिंदु हसरंगा का अभी तक ना होना, और शायद बता रहे हैं कि शायद आए ही ना, वो इंजर्ड है। रूल आउट हो गए। बिल्कुल, तो ये जो है ये बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि उन्होंने उस पे इन्वेस्ट किया था। और मतलब मानो जब वो ऑक्शन में उन्होंने खरीदा था, वो बड़े शान से वो बेंगलोर के टेबल पे देख रहे थे, देखे मैंने आपका हीरा छीन लिया आपसे। उस तरह का एक माहौल था उस ऑक्शन के दिन। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिस है उनके लिए, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर, या वो ऐसा एक विकेट टेकिंग स्पिनर जो बीच में अंकुश लगा सके। बाकी तो मेरे ख्याल से उनके पास बहुत सारे विकल्प है तेज गेंदबाजों में, ऑलराउंडर्स में। एक नाम जो मैं जिसके बारे में काफी बात सुन रहा हूँ ऑलराउंडर के तौर पर, वो है नीतीश कुमार रेड्डी। और हनुमा विहारी, अगर आपको पता हो तो ट्विटर पे तो लगातार लगे हुए हैं कि ये कह रहे हैं सबसे कि भाई मुझ पर भरोसा ना हो तो इस नीतीश कुमार रेड्डी पर एक नजर रखे, क्योंकि ये एक खतरनाक खिलाड़ी है, ऑलराउंड खिलाड़ी है। मीडियम पेस बॉलर और बल्लेबाजी भी करते हैं धुआंधार। इस पर नजर रखनी चाहिए, तो मैं इंतजार कर रहा हूं उनको देखने के लिए इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपने स्पिन की बात करी तो मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ। हमने थोड़ा सा सुझाव दिया है कि आप अभिषेक शर्मा से भी बॉलिंग करवा कर तो देखिए, तो शायद वो भी उनका दाव चल जाए। एडम मार्करम भी बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिन बॉलिंग। और हसरंगा रूल आउट हो चुके हैं, और जब उन्होंने खरीदा था तो डेफिनेटली स्टील डील थी कि आपको बेस प्राइस पे ऐसा प्लेयर मिल गया और कोई और टीम ने इंटरेस्ट तक नहीं दिखाया। तो डेफिनेटली। और आपने नीतीश कुमार रेड्डी की बात करी सर, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैंने अभी रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश वर्सेस आंध्रा का जो मैच हुआ था, उसमें नीतीश कुमार रेड्डी
रेड्डी की बॉलिंग एकदम क्लोजली वॉच की थी और उन्होंने ट्रबल किया था बैटर्स को। हिमांशु मंत्री जैसे बैटर हो गए और जो भी शुभम शर्मा हो गए, बहुत ट्रबल किया। और साथ ही जब आंध्रा थोड़ी सी मुसीबत में था तो उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर बल्लेबाजी करने भेजा, उन्होंने अच्छे शॉट्स खेलकर दिखाए। तो डेफिनेटली वन टू वॉच आउट फॉर। बट बस बात यही है ना कि एसआरएच के पास इतने रिसोर्स हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। तो देखते हैं क्या होगी प्लेइंग 11। तो हमने बात करी एसआरएच के बारे में, क्या हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स। बताइए सर, सबसे पहले तो कोई बदलाव आप देख रहे हैं और हम चेन्नई से कल उनकी स्ट्रेटेजी में या किसी चीज में कुछ और उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये जो चेन्नई जो टीम है वो बिल्कुल ऐसी टीम है जो हड़बड़ाहट में कोई फैसला नहीं करते। और वो भले ही एक मुकाबला हार गए हो पर वो चेंजेस मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा करेंगे। मतलब आई थिंक उनका एक सेट टीम बन चुका है, उसी से खेलना पसंद करेंगे। और उनकी स्ट्रैटेजी एकदम साफ है कि वो उनके पास डेप्थ है उनके लाइनअप में। और वो उस लाइनअप का पूरा पूरा बखूबी इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ एक बदलाव देखना चाहूंगा, शायद जो है डैरिल मिचेल के जगह पर मैं मोइन अली को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मोइन अली एक खतरनाक खिलाड़ी हो सकते हैं और वो नई गेंद के साथ भी आकर वो डाल सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो चेन्नई के लिए। तो आई थिंक वो एक बदलाव देखना चाहूंगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता चेन्नई कोई और बदलाव करेगा। पिछला हार जरूर उनको चुभा होगा पर आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें वो बैलेंस टीम है, जबरदस्त टीम लग रही है, बैलेंस टीम है। और उनका जो अब तक का प्रदर्शन रहा है बहुत अच्छा ही रहा है। बिल्कुल, आपने बात करी मोइन अली की, बट सर लगता है आपको कि ऊपर की पिच देखकर, हैदराबाद की पिच देखकर मोइन अली ज्यादा सूटेड रहेंगे डेरिल मिचेल की जगह, या फिर डेरिल मिचेल वो काम ज्यादा अच्छे से करके देंगे? देखिए, आपको डैरिल मिचेल अगर आप उनसे गेंद करवाना चाहते हैं जैसे उन्होंने कुछ कराया पिछले मुकाबले में, उपल जैसे पिच पर जहाँ पर जो मतलब गेंद जैसे ही आता है वो मैदान के बाहर जाता है, आप क्या उनको प्रेफर करेंगे या मोइन अली जो कुछ गेंद को थोड़ा बहुत के साथ कुछ कमाल कर सकते हैं, आप उनको प्रेफर करेंगे? ये इनके टीम को सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है मोइन अली की तरफ देखना होगा, क्योंकि वो एक एडिशनल विकल्प उनके लिए जिनके ऊपर वो भरोसा बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो महेश दीक्षाना का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो मतीशा पतिराना का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो प्रशांत सोलंकी है जो लेग स्पिनर है उनका भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मोइन अली अगर आएंगे तो उनका बैटिंग में और डेप्थ हो जाएगा फिर। हाँ, और हम चाहें तो मैचअप भी एक हो सकता है कि अभिषेक शर्मा आपके पास लेफ्ट हैंडर ऊपर है। तो वो हम हमेशा जानते हैं कि लेफ्ट हैंडर और ऑफ स्पिनर का मैचअप होता है, तो शायद वहां पर भी थोड़ा काम हो जाए। और मोइन अली को आप एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हैं, ऊपर भी भेज सकते हैं, बैटिंग में नीचे भी भेज सकते हैं। तो चलिए, एक इंटरेस्टिंग बात होगी देखने वाली कि अगर चेन्नई कोई बदलाव करती है तो। हालांकि हमने देखा है वो ज्यादा चॉपिंग चेंजेस में विश्वास नहीं रखती, बिल्कुल अपनी प्लेइंग 11 पे स्टिक रहती है और प्लेयर्स को बैक करती है। तो चलिए सर, अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, दोनों ही टीमों से, एसआरएच से भी और सीएसके से भी। बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से एसआरएच से अगर मैं खिलाड़ी पिक करना चाहता हूँ वो है क्लासन और अभिषेक शर्मा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये दोनों खिलाड़ी जो है खतरनाक खिलाड़ी हैं और दोनों फॉर्म में है। एक दुनिया का अव्वल T20 बल्लेबाज है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य कुमार यादव खेल नहीं रहे काफी वक्त से, इसलिए मुझे लग रहा है क्लासन अव्वल दर्जे के बल्लेबाज हैं। और अगर सूर्य कुमार यादव वापस आ गए तो फिर तो वो कहेंगे कि भाई मैं तो इनसे आगे जा रहा हूँ, क्लासन से आगे जाके रहूंगा। और दूसरे हैं अभिषेक शर्मा जो एक खतरनाक फॉर्म में है। वो ऐसे फॉर्म में जैसे इस फॉर्म के लिए बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर, क्रिकेटर जो भी है वो इस फॉर्म के लिए मतलब हमेशा कोशिश करते हैं, उस तरह के फॉर्म में है। तो आई थिंक दैट अभिषेक शर्मा एंड क्लासन आर द टू प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मी फ्रॉम एसआरएच। और मैं देखना चाहता हूं कि उमरान मलिक खेले और वो रफ्तार के मामले में मयंक यादव को चुनौती दे। और सर सीएसके का? सीएसके की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ फिर एक बार कि सचिन रविंद्र क्या करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक खतरनाक खिलाड़ी है। और वो एक मौका, इनके पास एक बड़ा मौका है इस टूर्नामेंट में। दूसरे खिलाड़ी जो हैं जो मुझे लगता है जिस पर मेरी नजर है वो है शिवम दुबे, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में एक ऐसे फॉर्म में आए हैं और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं विच इज वेरी गुड, नॉट जस्ट फॉर सीएसके बट ऑल्सो फॉर द इंडिया।
फॉर इंडियन टीम कंसिडरिंग द T20 वर्ल्ड कप। और तीसरा खिलाड़ी जो है जिस पर मेरी नजर होगी वो है दीपक चहर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपक चहर भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं इंडिया के T20 स्क्वाड के लिए। बिल्कुल। और सर आपने उमरान मलिक का नाम फिर से लेकर ये तो बिल्कुल साबित कर दिया है कि आपको पेस बड़ी पसंद है, चाहे वो बहुत मयंक यादव हो बहुत पसंद है चाहे मुझे। उमरान। मैं वैशाली मतलब मैं उस जमाने से हूँ जब हम इंडियंस जो है पाकिस्तान से आ रहे तेज गेंदबाजों को देखकर हमें बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती थी, जेलसी होती थी, क्योंकि हम देखते थे कि वहाँ पे 150, 145, 140, 155, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाज आते थे, और वो हमें कहते थे देखो हमारे पास कितने तेज गेंदबाज हैं। और हमारे पास तो होते थे वो मीडियम पेसर जो स्विंग बॉलर्स होते थे। तो हमेशा वो चाह होती थी कि एक बार ऐसा कोई गेंदबाज आए जो 150 डाले। तो वो पहले वरुण आर्यन को देखा और उमेश यादव को देखा तो तब दिल खुश हुआ था, और उसके बाद मैंने उमरान मलिक को देखकर दिल खुश हुआ है। अब मैं इस मयंक यादव को देखकर खुश हुआ हूँ। तो पेस स्पेस जैसा कहते हैं ना, वही बात है। बिल्कुल। और सर मैं भी एक अपना छोटा सा प्रिडिक्शन डाल देती हूँ उसमें। मुझे कल ऐसा लगता है कि कल ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत अच्छा दिन होने वाला है। और ओवरऑल कह रही हूँ ना शायद ऋतुराज गायकवाड़, बट कल एक सेंचुरी, इस आईपीएल की पहली सेंचुरी हमें देखने मिल सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कल ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा करेंगे। ड्यू है वो एक इनिंग के लिए बहुत अच्छी वाली, कप्तान बनने के बाद, और मुझे लगता है कि कल वो करके दिखाएंगे। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। सर बात कर लेते हैं अब आपके जीतने वाली टीम। आपको क्या लगता है कल कौन जीतेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद वापस एक बार विनिंग वेज पे आएगा, क्योंकि वो एक पावर पैक टीम है। मतलब उन्होंने स्ट्रैटेजी एकदम साफ बनाई है कि हम धुआंधार खेलने वाले हैं, और उनके पास एक पावर पैक टीम है। तो मैं हैदराबाद के साथ जाने वाला हूँ। आप किसके साथ हैं? मुझे भी कल हैदराबाद का लग रहा है कि हैदराबाद जीत सकती है, स्पेशली उनका होम ग्राउंड है और जिस हिसाब से वो फॉर्म में है। बस एक ही चीज मैं उनसे डिमांड करती हूँ कि वो एकदम भावनाओं में ना बहे, थोड़ा गेम एप्लीकेशन टेम्परामेंट लगाकर, क्योंकि हमने देखा पहले मैच में भी जब वो इतने क्लोज गेम्स हारे एक मैच जीतने के बाद दोनों, तो नहीं चाहती हूँ कि उस तरह की वापस उनसे गड़बड़ी हो। थोड़ा सा अगर संभल कर खेलेंगे तो हैदराबाद जरूर जीतेंगे, और वो टीम है कि इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम को किसी भी दिन पर कोई भी मैदान में उनको चुनौती देने के लिए तैयार है। तो मेरा प्रिडिक्शन भी हैदराबाद की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैदराबाद हारना या जीतना उनके ही हाथ में। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जैसे बोलते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, उस तरीके का हैदराबाद का चल रहा है। बट आई होप कि पैट कमिंस वो अपना अनुभव यहाँ पर लेकर आए और प्लेयर्स को क्लियरली उनके रोल डिफाइन करें, क्योंकि ऐसी टीम मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जो आपको इस बार मिली है, एसआरएच ने अच्छा काम किया है, तो चाहते हैं कि वो जो इस टूर्नामेंट का इंटरटेनमेंट है ना, वो बरकरार रखे उनकी धुआंधार बैटिंग से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कोई वाइल्ड प्रेडिक्शन सर कल के लिए? कल के लिए वाइल्ड प्रोडिक्शन मेरे हिसाब से अगर उमरान मलिक खेले तो 158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालेंगे। ठीक है सर, हम पक्का देखेंगे ये बात, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि पेस अगर हुई तो हम चंद्रेश सर की स्माइल दुगनी देखेंगे कल फिर से। तो आप लोगों को, दर्शकों, क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट करके बताइएगा। और फैंटेसी टीम में हमारे दिए गए प्लेयर्स ने आपके लिए क्या काम किया है वो भी जरूर बताइएगा। आपको शो कैसा लग रहा है वो बताइएगा। सर एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी कंक्लूड? नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ चाहूंगा कि सभी लोग जो है इसी तरह चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और खास तौर पर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सभी लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में और इस शो के बारे में, और हमें कमेंट करते रहिए और बताइए हमें कि कैसा लगता है आपको हमारा शो। बिल्कुल, क्योंकि आपकी सराहना से ही हम आगे जा सकते हैं, आपके सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं, और आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर हो सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है। देखने के लिए धन्यवाद, आपको पसंद आया होगा, और होप वी विल हैव अ गुड गेम अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन।